So, hey guys, welcome back to my channel, Classes at Agarwal Academy. So, this is CMA विशाली अग्रवाल. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा टॉपिक दैट इज शेयर्स एंड डिवेंचर्स का. हो सकता है बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना हो, टॉपिक के बारे में कि शेयर्स एंड डिवेंचर्स क्या होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट बहुत लोगों ने हो सकता है ये चीज नहीं सुनी हो. बट आज हम इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अगर आप कभी फ्यूचर में ये टर्म सुनते हैं तो आपको पता रहेगा कि इन चीजों के मीनिंग क्या है. इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक छोटा सा कंपनी का टॉपिक. बस उसको समझेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कंपनी के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको कंपनी से रिलेट करूंगी. बहुत छोटा सा पॉइंट आएगा कंपनी का. देखिए, कंपनी होती क्या है. हमारे यहाँ पर जब हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं थी तो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस काफी हुआ करते थे, जो छोटे छोटे दुकानदार और वो सब. तो उन छोटे छोटे बिजनेसेस को जिनको एक बंदा चला रहा है उसको हम बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप. क्लियर. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब द बिजनेस ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन. उसके बाद क्या करा, थोड़ा सा और लोगों के दिमाग में आइडिया आया. उन्होंने क्या करा, तीन चार लोगों ने मिलके एक बिजनेस सेटअप करा. फॉर एग्जाम्पल एक गारमेंट्स का बिजनेस उन्होंने सेटअप करा. ABCD चार बंदे थे, उन्होंने बिजनेस बना दिया ABCD लिमिटेड. अब क्या हुआ, हमारे पास थोड़ी थोड़ी इन सोल प्रोप्राइटरशिप से और इस पार्टनरशिप से, ABCD लिमिटेड इज बेसिकली पार्टनरशिप, जिसमें क्या करा, तीन चार लोगों ने मिलके पार्टनर्स बन गए बिजनेस के अंदर. उन्होंने क्या करा, तो ABCD लिमिटेड और जैसे पार्टनरशिप है एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, इनसे हमारे पास थोड़ी थोड़ी ना शॉर्टकमिंग्स आने लगी. हमको फील होने लगा कि ये बिजनेसेस शायद हमारी इकोनॉमी में इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे. उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप और थोड़ा सा पार्टनरशिप से लेके ना हमने जो उनके एडवांटेजेस थे उनको मिला के कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज कंपनी. तो हमारे यहाँ पर कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ गई. जो हमको डिसएडवांटेजेस निकल के आ रहे थे ना सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के, उनको दूर करने के लिए हमने कंपनी का कॉन्सेप्ट बनाया. अच्छा, कंपनी कोई भी ऐसा नहीं है कोई रातों रात खोल के बैठ जाए. ये प्रॉपर लॉ के अंदर रजिस्टर करानी पड़ती है. तो अगर ये लॉ के अंदर रजिस्टर है तो एक लोगों के अंदर भरोसा होता है कि हाँ, गवर्नमेंट के पास ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये थोड़ा धोखाधड़ी नहीं करेगी. सो कंपनीज, थोड़ा सा बस यही मेरे को समझाना था कि कंपनीज का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया. ठीक है. अब क्या हुआ, अब हम को एक बिजनेस स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को एक कंपनी खोलनी है. हमने हमेशा सुना है जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो आप पैसा डालते हो बिजनेस के अंदर, जिसको कि हम कैपिटल के नाम से जानते हैं. कैपिटल क्या होती है, हमारा वो पैसा जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर डालते हैं. अब मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करनी थी तो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी. तो अब मैं क्या करूंगी, वो पैसा कहाँ से लाऊंगी. वो पैसा आता कहाँ से है, या तो शेयर्स या डिवेंचर्स. कंपनी को, इनको शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू कौन कर रहा है, कंपनी इशू कर रही है. क्यों, क्योंकि उसको किस चीज की जरूरत है, पैसे की जरूरत है. तो ये वो सोर्सेज हैं जहां से कंपनी अपने लिए पैसा रेज करती है. ठीक है, इतना आई गेस क्लियर होगा आपको. तो देख, आप समझते हैं शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं. देखिए, अभी जैसे मैंने बोला कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी. तो अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है. कंपनी ये 10 लाख रुपए का क्या करेगी ना, कंपनी बोलेगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी की ओनर हूँ, मैं क्या करूंगी, हो सकता है मेरे पास ये 10 लाख रुपए नहीं हो, इतना पैसा मैं नहीं लगा सकती, बट काफी सारे लोग मिलके तो 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं ना. तो मैंने क्या करा, मैंने कहा 10 लाख को ना डिवाइड करते हैं, 100 रुपए की एक यूनिट बनाते हैं. तो ऐसी मुझे कितनी यूनिट्स बनानी पड़ जाएंगी, 10,000 यूनिट्स. अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊं और 100 100 रुपए की एक यूनिट बनाऊं तो मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा. जैसे ही मेरी 10,000 यूनिट के बिक जाएंगी तो मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगी. तो ये 10 लाख रुपए को मैंने 100 रुपए की एक यूनिट बना के 10,000 यूनिट्स में डिवाइड करा. तो यही जो 100 रुपए की एक यूनिट आई ना, ईच यूनिट, इसको मैंने बोला शेयर. इसका मतलब ये अमाउंट था मेरा 10 लाख किसका, कैपिटल का. इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 लाख की कैपिटल को मैंने 10,000 शेयर्स में बांटा एंड एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. शेयर वो यूनिट है जिसके अंदर कंपनी की टोटल कैपिटल डिवाइडेड होती है. क्लियर. तो
अब ये 100 रुपए क्या होते हैं, इस 100 रुपए को हम बोलते हैं जो हम वैल्यू जो हम शेयर की डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फेस वैल्यू। आप बहुत बार ये नाम सुनोगे, फेस वैल्यू। जो कंपनी की जो कंपनी ने उस यूनिट का जो प्राइस डिसाइड करा, दैट इज फेस वैल्यू। क्लियर। अब ये शेयर बहुत बारी क्या होता है, हमें शेयर कहाँ पे मिलते हैं, शेयर हमको बहुत ऑप्शंस होते हैं शेयर इशू करने के लिए। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर शेयर मार्केट्स, ये शेयर्स वही बिकते हैं कंपनी के, आप खरीद बेच सकते हो। तो थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। शेयर्स तो मैंने बता दिया, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिवीजन ऑफ कैपिटल। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, डिवीजन ऑफ कैपिटल, जिसमें कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट। अच्छा, ये शेयर जो होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसका मतलब आप आराम से इनको खरीद बेच सकते हो, इनको खरीदने बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बेचती हूँ, आपने आगे अपने किसी फ्रेंड को बेच दिए, नो इशू, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, इनको शेयर को ट्रांसफर करने के लिए ऐसा नहीं होता कि इनकी पोजीशन इनको डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो दे आर द मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर। अच्छा, अब क्या हुआ, अब कंपनी ने शेयर इश्यू तो कर दिए मार्केट के अंदर, तो अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर थे, कुछ लोगों ने उनको परचेज करा। जब लोग शेयर्स कंपनी के परचेज कर रहे हैं, कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, वो क्यों लगाएंगे पैसा, जब उनको तो ये होना चाहिए ना यार मेरे को कुछ फायदा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आज 100 रुपए का एक शेयर खरीदूं और मुझे आज से आने वाले कुछ सालों बाद 100 रुपए ही वापस मिलने वाले हैं, तो मेरे को कुछ फायदा होगा इसमें लगा के पैसा? ऑब्वियसली नहीं होगा। इससे बेटर तो मैं अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट ना कर दूं। तो जब इसका मतलब कंपनी को कुछ ना कुछ इनको पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, सेम वे जब आप कंपनी के अंदर अपना पैसा जमा कर रहे हो, आप शेयर खरीद रहे हो, तो कंपनी भी आपको कुछ देगी। तो कंपनी भी आपको इन रिटर्न क्या करती है, इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करती है। कंपनी क्या करती है, आपको एनुअली या सेमी एनुअली जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड पे करती है आपको। रिटर्न में शेयर्स के ऊपर हमको क्या मिलता है, इन रिटर्न डिविडेंड आपको मिलता है। अच्छा, नॉर्मली हम ये बोलते हैं जो बंदा कंपनी के शेयर्स खरीदता है उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर्स। उनका नाम क्या होता है, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर। उसके बाद अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया हमने 10 लाख रुपए की कैपिटल ली थी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर, वो मैं आपको समझाती हूँ। 10 लाख रुपए की कैपिटल थी कंपनी की, जिसको हमने 10,000 शेयर्स में डिवाइड करा था। एक वैल्यू रखी थी 100 रुपए की। अब हम क्या है, हम ये मान के चलते हैं एक बंदे ने एक ही शेयर खरीदा, इसका मतलब हर बंदे ने 100 रुपए ही कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो ऐसे इसका मतलब 10,000 लोग हो गए जो कंपनी के शेयर होल्डर के मेंबर्स हो गए। अच्छा, इसमें ये चीज याद रखना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं नॉर्मली हम उनको बोलते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी के अंदर जिसका पैसा लगेगा वही तो कंपनी का ओनर हो गया। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी। क्लियर। तो 10,000 ओनर हो गए यार। अब कंपनी का अगर कोई फैसला लेना है तो ये 10,000 बंदे का भरोसा थोड़ी नहीं है कि ये टर्म पे अग्री होंगे या नहीं होंगे। पहले तो इनको इकट्ठा ही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आधे आएंगे आधे तो आएंगे भी नहीं। हम क्या करते हैं, हम इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं अच्छा 10,000 बंदे हैं ना, 10,000 को तो बिठाने की भी जगह नहीं मिलेगी। हम क्या करेंगे, हम इनमें से कुछ लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक गवर्नमेंट है, हम 130 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। क्या हम सारे अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, नहीं। हमने कुछ लोग अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे हैं जो हमारी कंपनी की गवर्नमेंट है। सेम वेज ये 10,000 लोग भी अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने वाले हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन लोग हो गए, वो लोग जो इन शेयर होल्डर्स में मिलकर सिलेक्ट करा है, जो कंपनी के ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से निकले, इन शेयर होल्डर से निकले हैं। दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अब कोई कंपनी का जब फैसला लेना होगा तो मे भी हो सकता है हम सारे शेयर होल्डर्स को इकट्ठा ना करें और हम किसी को ले लें, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हम फैसला लिवा लेंगे कंपनी का।
तो ये पॉइंट आ गया समझ, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना था, आई गेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको क्लियर होगा कि कहाँ से आया है टर्म। उसके आगे डिविडेंड हमने पढ़ लिया, तो ये सारी हमारी शेयर की प्रॉपर्टीज है। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से शेयर को। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें कैपिटल बटी होती है कंपनी की। ये जो शेयर्स होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रेडेड होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, आपको इधर उधर इसमें कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी इन रिटर्न इन शेयर्स के ऊपर हमको क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है। इसके जो होल्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं या तो शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये थी शेयर्स की प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा सा डिबेंचर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा शेयर्स और डिबेंचर्स में डीप में जाने वाले हैं, बिकॉज शेयर्स के भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड डिबेंचर्स के भी टाइप्स होते हैं, तो हम उनको भी एक बार कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा डिबेंचर्स को समझते हैं। देखिए, हमने बोला जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, आप कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यू बिकम द ओनर। बट डिबेंचर्स क्या होती है, डिबेंचर हमारी कंपनी की लायबिलिटी होती है। हमने कहा कंपनी दो जगह से पैसा रेज करती है, जब भी उसको पैसे की जरूरत होती है, या तो वो शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करेगी तो आप कंपनी के मालिक बन जाओगे, अगर डिबेंचर्स इशू करोगी तो आप कंपनी के क्रेडिटर बन जाओगे। ये हमारी लायबिलिटी होती है। हम बैलेंस शीट में तीन चीज पढ़ते हैं, लायबिलिटी, असेट्स एंड कैपिटल। हम इसको असेट नहीं बोलेंगे, ये कैपिटल का पार्ट है, एंड डिबेंचर्स किसका पार्ट है, हमारा लायबिलिटी का पार्ट है। एक तरह से आप लोन ले रहे हो पब्लिक से। होता ये भी है, आपको फॉर एग्जांपल अभी भी 10 लाख रुपए की जरूरत है कंपनी के अंदर, आपने सोचा अब हम शेयर्स का इशू करके हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। ठीक है भाई, डिबेंचर्स इशू कर लो। 100 रुपए का एक डिबेंचर था, तो ऐसे कितने डिबेंचर्स करने पड़ेंगे, 10,000 डिबेंचर्स बनाने पड़ेंगे। 10,000 डिबेंचर इशू कर दो लोगों में, लोगों को बांटो जाके, आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। पर ये जो लोग खरीदेंगे इन डिवेंचर्स को, ये आपकी कंपनी की लायबिलिटी बन जाएंगे। जो हम जिसको हमें पैसा पे करना होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। इसलिए जो डिवेंचर्स जो खरीदते हैं लोग, वो हमारी कंपनी के कौन बनते हैं, क्रेडिटर्स बनते हैं। ठीक है, ये तो ऊपर से हो गया मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अब इसके फीचर समझते हैं थोड़े से। तो फर्स्ट तो यही हो गया, डिवेंचर्स क्या होती है, हमारी कंपनी की लायबिलिटी होती है। डिबेंचर्स रिप्रेजेंट लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती, ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए इशू करेंगे और फिर काम खत्म। ये लॉन्ग टर्म होती है। मेनली जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तब कंपनी डिबेंचर्स यूज करती है। हो सकता है कंपनी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इनको इशू कर ले। क्लियर? डिबेंचर्स रिप्रेजेंट द लायबिलिटी। अब डिबेंचर का थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी। ये क्या है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है ऑफ डेट ऑफ कंपनी। इसका मतलब ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट, एक रिटन प्रूफ है कि कंपनी ने पैसा कहा लिया है, उधार पे लिया है। इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट, अच्छा शेयर्स के ऊपर हमको डिविडेंड मिलता था रिटर्न में, तो जब एक इंसान आपकी कंपनी का डिबेंचर खरीदेगा, उसको भी तो रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, ऑब्वियसली। तो जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड नहीं पे करते आप, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करती है कंपनी एंड डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। इसको जो खरीदता है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। इसका नाम क्या होता है, डिबेंचर होल्डर। एक पॉइंट हमने ये समझा, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के कौन होते हैं, ये हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। उसके बाद जब कंपनी देखो डिबेंचर इशू करती है ना, जब आप लोन लेते हो, एक बैंक के पास आप लोन लेने जाते हो, तो बैंक एक निर्धारित समय के लिए आपको लोन देता है, या फिर आप बैंक से एक निर्धारित समय के लिए लोन लेते हो, जिसके बाद आप कहते हो कि हम तब तक, आप फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए आपने लोन लिया तो 10 साल में आप पे कर दोगे। सेम वे जब कंपनी ने एक तरह से लोन ही तो ले रही है पब्लिक से, तो इसको भी रीपे करना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, उसके ऊपर इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है,
कंपनी कितना आपको रिटर्न करेगी जब कंपनी आपका पैसा वापस देगी, उसके बाद कितने रेट ऑफ परसेंटेज से आपको, कितने परसेंटेज से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये सब चीजें ना आपके डिवेंचर्स के ऊपर मेंशन होती हैं। ऑलरेडी कंपनी मेंशन करके देती है ये सब चीजें। क्लियर? उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आई गेस आपको डिफरेंस क्लियर होगा, एक डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, क्यों इशू कर रहे हैं, क्या रीजन है इशू करने के पीछे, कौन इशू कर रहा है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आगे बढ़ते हैं, आप शेयर्स को थोड़ा डिटेल में चलते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखिए, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है ना, तो वो दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी नॉर्मली दो तरह के शेयर्स इशू करती है, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस है दोनों शेयर थी, बट दोनों का समझते हैं कि होते क्या क्या हैं। देखो, ये जो शेयर्स होते हैं ना, इनको, इनका नाम कैसे पड़ा, इन शेयर्स को ना कुछ प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द इक्विटी शेयर्स। जैसे हम बोलते हैं, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी, तो इक्विटी शेयर्स को मिलने से पहले किसको मिलने वाला है, प्रेफरेंस वालों को मिलने वाला है। ये इनके पास एक प्रेफरेंस है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो पहले हकदार कौन होंगे, ये लोग होंगे। उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप आज से 1 साल के बाद आप सोच के बिजनेस स्टार्ट करोगे कि 1 साल बाद तो मैं बंद कर दूंगा। बिजनेस हमेशा इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता कब बंद होने वाला है। बट अब हम मानते हैं कि ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस या कुछ भी रीजंस की वजह से क्या हुआ, हमें बिजनेस बंद करना पड़ गया। जब बिजनेस बंद करा तो इनका पैसा भी तो देना पड़ेगा, जब खोला था तो इनसे लिया था, अब जब बंद करेंगे तो इनका वापस भी करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, इनको दूसरी प्रेफरेंस क्या होती है कि जब भी बिजनेस क्लोज होगा ना, वाइंड अप होगा, क्लोज के लिए हम टर्म या क्या यूज करते हैं, वाइंड अप। जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा ना, तो इनका पैसा पहले दिया जाएगा और इनका पैसा बाद में दिया जाएगा। इनका पैसा कब दिया जाएगा, जब इनका पैसा पे हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर की हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, द शेयर विच गेट सम प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर्स। क्लियर? और वो प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है, डिविडेंड को लेकर, कि जब भी डिविडेंड पे होगा तो इनको पहले पे होगा और इनको बाद में पे होगा। सेकेंडली, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो कैपिटल पहले इसकी रीपे होगी और इसकी बाद में होगी। क्लियर? ये तो था प्रेफरेंस शेयर्स। अब समझते हैं इक्विटी शेयर्स। देखो, इक्विटी शेयर्स आपने बोला मैम कि डिविडेंड भी इनको पहले मिल रहा है, कैपिटल भी इनकी पहले होगी, तो इनको इश्यू करने का फायदा क्या हुआ। अब समझते हैं। देखो, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। ठीक है? जब ये ओनर है तो ये कंपनी में वोटिंग कर सकते हैं। जब भी कंपनी का कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वोट कौन डालेगा, इक्विटी डालेगा, प्रेफरेंस नहीं डालेगा। सेकेंडली, ये कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कंपनी को लाके बोल सकते हैं लाओ दिखाओ अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर? इसको हम ये समझ सकते हैं, दे हैव वोटिंग राइट and participation in management. They are the owners of the company. अगर आपको कंपनी का ओनर बनना है, वोटिंग राइट चाहिए तो इक्विटी खरीदो। अगर आपको प्रेफरेंसेस चाहिए इक्विटी से ऊपर तो आप प्रेफरेंस शेयर खरीदो, आपकी मर्जी है, यू आर फ्री। ठीक है? तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये तो दोनों थे टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब हम कुछ प्रेफरेंस के अंदर भी कुछ इसके टाइप्स दिए गए हैं, अब हम प्रेफरेंस के टाइप्स को समझते हैं। इक्विटी का कोई अपना टाइप नहीं होता, इक्विटी सिंगल इक्विटी ही होता है, बट प्रेफरेंस के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें दिए गए हैं। तो अब उन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को समझते हैं। देखो, है तो ये 8, पर मैं थोड़ा कंपैरिजन में समझाने वाली हूँ। क्लियर? तो टाइप्स अगर हम इसके समझे, फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पीएस लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में प्रेफरेंस शेयर्स को। और सेकंड होता है इसका नॉन क्यूमुलेटिव। आप एक कंपैरिजन लेके चल सकते हो, मैं कंपैरिजन के सेंस में ही समझा रही हूँ। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होता है ना, वो एक फिक्स रेट पे मिलता है।
और हम नॉर्मली कहते हैं कि इनको डिविडेंड दिया ही जाता है। इक्विटी का कोई फिक्स रेट नहीं होता, अगर प्रॉफिट होगा कंपनी को तो इनको मिलेगा, प्रॉफिट हुआ और वो भी इनको पे करने के बाद अगर बच तो हम इनको देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को एक साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, जो बच गया 10 लाख रुपए, इसके 10,000 ओनर्स थे, हमने 100 रुपए दे दिया, अगले साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अभी भी ओनर्स तो 10,000 है, तो अब क्या करेंगे, हम इनको सिर्फ 50 रुपए देंगे। इसलिए इनका जो रेट है ना वो हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है, कोई फिक्स रेट से इनको डिविडेंड कभी नहीं मिलता। इनको नॉर्मली हम फिक्स रेट से डिविडेंड देते हैं। ठीक है, बट इसमें भी टाइप्स है, तो आपने कौन सा टाइप खरीदा है वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सा खरीदा है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, देखो हमने बोला इनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल रहा है, अब ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होते जाना। फॉर एग्जाम्पल एक बार एक साल में एक कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ, इनको पूरा पूरा इनका डिविडेंड नहीं मिल पाया, इनको फॉर एग्जाम्पल 10% से डिविडेंड मिलता था, और ये 5,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर थे, 5,000 शेयर थे, और इनको 10% के हिसाब से डिविडेंड मिल के ना, इनको हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता था। क्लियर, थोड़ा सा आई गेस एग्जाम्पल गलत हो गया होगा। 5,000 शेयर थे और 100 रुपए की एक शेयर की वैल्यू थी, ऐसे लेते हैं, तो टोटल हो गया 5 लाख रुपए, मतलब 50,000 का हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, 5,000 शेयर लिए, 100 रुपए एक की वैल्यू ली, तो 5 लाख रुपए की हो गई वैल्यू। एक तरह से 5 लाख रुपए के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10%, ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है, एक बार फिर से समझते हैं। प्रॉफिट हुआ मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 10 लाख में मैंने बोला कि 10% जो प्रॉफिट है वो प्रेफरेंस वालों का पार्ट है। ठीक है, तो इनके 50,000 रुपए के 5 लाख रुपए के इनके शेयर थे। मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, 50,000 का हमने इनको प्रॉफिट देना चाहिए था। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट हमने किसके लिए बचा दिया, प्रेफरेंस वालों के लिए बचा दिया। मैंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है। अब क्या हुआ, अब हमें पता है 50,000 रुपए हमें इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक साल में मेरा प्रॉफिट बहुत कम हुआ, मेरे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ 30,000 रुपए रह गया। क्लियर, करना मुझे 50,000 रुपए पड़ता है प्रेफरेंस वालों को, बट मुझे अब सिर्फ मेरे पास कितना रह गया है, 30,000 रुपए रह गया है, जो कि मुझे इनको देना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब 20,000 रुपए, इसका मतलब मेरे पास शॉर्टेज है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये एडवांटेज होती है कि इनका जो डिविडेंड है ना, जो इनको नहीं मिल पाया, वो साल दर साल इकट्ठा होता रहेगा, क्यूमुलेट होता रहेगा, और जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स होंगे इनको देने के लिए, तो कंपनी इनको दे देगी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जिसका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। अगर एक साल में आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल के डिविडेंड में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नाम से समझ आ रहा होगा, अब इनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होगा। अगर आपको एक साल में डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल आप जाके उसके डिविडेंड को क्लेम नहीं कर सकते कि हमें पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिला, हमको इस साल के डिविडेंड में उसको ऐड करो। नो, बिकॉज यू हैव परचेज्ड योर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर। सेकेंड इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज नॉन रिडीमेबल। देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीम करने का मतलब क्या होता है, अभी कंपनी आपको इशू कर रही है, इसका मतलब कंपनी अभी दे रही है शेयर्स को आपको, आप आके खरीदो। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद कंपनी आपको बोले लो पैसा पकड़ो और मेरे शेयर्स मुझे वापस करो। तो जब कंपनी आपको पैसा देके आपके शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है, दिस इज कॉल्ड रिडेम्पशन। तो हमारे पास कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये प्रेफरेंस शेयर जिंदा रहेंगे। जिस दिन हम कंपनी बंद करेंगे उस दिन हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो अगर ऐसे शेयर्स हैं कि कंपनी आपको बोल रही है कि जिस दिन कंपनी बंद होगी ना, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली हम आपका पैसा तभी करेंगे, हम इसको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हम इनको रिडीम नहीं करेंगे। दीज आर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल कौन से हो गए, जिनको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी वापस कर सकती है आपका पैसा। कंपनी के चलते चलते कंपनी के मन में आया 10 साल बाद, कंपनी आपको पहले ही बता देगी 10 साल के बाद हम इसको रिडीम कर देंगे आपके शेयर्स को। इसका मतलब जैसे 10 साल पूरे होंगे कंपनी आपका पैसा वापस देकर आपसे शेयर्स परचेज कर लेगी।
थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सॉरी, participating, and sixth is your non-participating. देखिए, अच्छा इनको डिविडेंड मिल गया, जो बचा इनको दे दिया। अब इनको डिविडेंड मिलने के बाद और इनको भी डिविडेंड मिलने के बाद कुछ और प्रॉफिट बच गया। अब कंपनी सोची कि मैं रखना नहीं चाहती, मैं और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। हिसाब से तो हक इनका बनता था, क्योंकि इनको तो इनका रेट पे मिल गया ना, तो हम बोलते थे जो बचा कुचा प्रॉफिट होगा वो सारा इनको मिलेगा, जो कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है। बट मैंने क्या करा, मैं इतनी चालाक थी, मैंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं अच्छा प्रेफरेंस का तो मुझे डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, इक्विटी वालों अगर तुमको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच गया ना तो मेरा उसमें हिस्सा होगा, मैं उस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। इसका मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से हो गए कि जब आप इक्विटी को भी डिविडेंड दे देते हो उसके बाद जो प्रॉफिट बच सकता है ना उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें से आप शेयर ले सकते हो। दिस इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से हो गए, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, जो बचा कुचा हम तुम्हें नहीं देंगे। नॉन पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो प्रॉफिट्स के अंदर। क्लियर? उसके बाद सॉरी 7th कन्वर्टेबल एंड 8th इज नॉन कन्वर्टेबल। देखो कन्वर्टेबल नाम से समझ आ रहा है, कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर्स में। हम क्या करते हैं, बहुत बार कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे इशू करती है जिनके साथ एक टर्म एंड कंडीशन एक हमारा एप्लीकेबल होता है, जिसमें वो ये बोलता है कि आप आज से 10 साल बाद अपने शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करा लेना, आपके ऑप्शन के ऊपर, आपकी मर्जी है आप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते। कंपनी एक ऑप्शन देती है इन प्रेफरेंस शेयर्स को कि आप इतने टाइम के बाद आपके शेयर किसमें कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, अगर आप चाहोगे तो इक्विटी में। तो नॉन कन्वर्टेबल कौन से हो गए, जिनको हम नहीं देंगे वो ऑप्शन कन्वर्ट कराने का, जिसको प्रेफरेंस को हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे 8 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। इसके साथ हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक पूरा खत्म होता है। एक बार अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस समझेंगे, सो दैट हमें शेयर्स के टॉपिक को वाइंड अप कर सके। इक्विटी एंड प्रेफरेंस का डिफरेंस समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए पहला पॉइंट तो यही हो गया, दे हैव वोटिंग राइट्स, और इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें दे तो दी प्रेफरेंस, नो वोटिंग राइट। अच्छा ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, इनके पास अभी हमने पढ़ा क्यूमुलेटिव है, ठीक है, तो इनके पास कुछ राइट होता है डिविडेंड क्लेम करने का, बट इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर प्रॉफिट है तो ले लो, नहीं है तो मत लो। इसका मतलब इनके पास राइट टू डिविडेंड है और इनके पास नो राइट टू डिविडेंड। इनके पास डिविडेंड का राइट है और इनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। इनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इनका कोई फिक्स रेट नहीं है, नो फिक्स रेट। उसके बाद वही था कि अगर इनके एरियर्स होते हैं, इसका मतलब एरियर्स का मतलब हो गया अगर आपको किसी साल में डिविडेंड नहीं मिला तो आप अगले साल में उसको क्लेम कर सकते हैं, जो हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा था। बट ऐसा इनके पास कुछ नहीं होता, इनके एरियर्स कभी भी पे नहीं होते। इनका अगर कभी कोई इनको डिविडेंड नहीं मिला तो कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर की डेट में आप इनको पे कर देंगे। सो ये थे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस। अब बंदे की मर्जी है, वो इक्विटी खरीदना चाहता है, प्रेफरेंस खरीदना चाहता है, क्योंकि दोनों के अपने आप कुछ एडवांटेजेस दोनों के अलग अलग हैं। आपकी मर्जी है आप कौन सा शेयर खरीदना चाहते हैं। तो शेयर्स हमने समझ लिया, शेयर्स का टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है। हमने ये समझ लिया कि शेयर्स क्यों इशू होते हैं, कौन इशू कर रहा है, कितने टाइप के शेयर्स हैं,
क्या इन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर टाइप्स हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपको कंप्लीट नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पीडीएफ के लिए लिंक अटैच करा है, उसमें आपको इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। आपको अगर वहां से अपने नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, वो मैंने अच्छे से वहां पे नोट्स में कवरेज कर दिया है हर एक चीज की जो मैं आज समझा रही हूँ, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं नोट्स में। आगे अब हम समझते हैं, थोड़ा सा डिबेंचर्स को डिटेल में करते हैं। हमने डिबेंचर्स पढ़ लिया था कि ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है एंड एवरीथिंग। अब हम थोड़ा सा इसके भी टाइप्स देखते हैं एंड एक शेयर्स एंड डिबेंचर्स में छोटा सा डिफरेंस देखेंगे, और उसी के साथ हमारी ये क्लास आज की यहीं एंड हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स को समझते हैं। हमारे पास ऐसे ही जैसे हमने 8 प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पढ़े, इसी तरह से हमारे पास 7 तरह के डिबेंचर्स के टाइप्स होते हैं। क्लियर? तो डिबेंचर्स के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सेकेंड इज अनसिक्योर्ड। देखिए, सिक्योर्ड डिबेंचर कहता है जब आप डिबेंचर्स खरीदते हैं और कंपनी आपको सिक्योरिटी दे देती है कि अगर आपका पैसा हम रीपे नहीं कर पाए तो हम अपने असेट्स को बेच के आपके पैसे को वापस करेंगे, पर आपके पैसे को वापस करेंगे जरूर, चाहे हमें अपने असेट्स बेचने पड़ जाए। तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स। जब ऐसी कोई सिक्योरिटी डिबेंचर्स के साथ नहीं होती तो ये क्या बन जाते हैं? अनसिक्योर्ड। नॉर्मली अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू होते नहीं है अगर, और ये सिक्योर्डनेस जो होती है वो इसकी इम्प्लाइड होती है कि क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है, अगर आप बैंक का पैसा एक मार लेते हो तो बैंक का पैसा एनी डे आपको रिटर्न करना ही पड़ता है, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं, आपका घर बेच देगा बैंक वाला। सेम वे डिबेंचर्स के लिए क्या होता है, अब आपने लाइबिलिटी ली है तो आप क्या करोगे, जब इसका पैसा देने की बारी आएगी तो चाहे आपको कंपनी के असेट्स बेचने पड़े पर आपको इनका पैसा देना ही पड़ेगा। क्लियर? थर्ड, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड फोर्थ इज अनरजिस्टर्ड बोल सकते हो। अनरजिस्टर्ड या फिर इसका दूसरा नाम बियरर। देखिए, जब भी कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है ना तो उसके पास एक हमेशा वो एक रजिस्टर मेंटेन करके रखती है जिसके अंदर अपने डिवेंचर्स होल्डर का नाम वो लिख के रखती है। एक जगह उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि किस किस बंदे ने डिवेंचर्स खरीदे, कितने कितने खरीदे हैं। तो अगर वो डिवेंचर्स कंपनी के रजिस्टर पे हैं, बहुत कंपनीज मेंटेन करती हैं, बहुत कंपनीज मेंटेन नहीं करती, तो अगर कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है अपने डिवेंचर्स का तो दे बिकम रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। अगर कंपनी ऐसा कोई डिवेंचर का रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रही है, ठीक है, मेंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स का कोई ऐसा रजिस्टर नहीं मेंटेन हुआ है, तो ये क्या बन जाएंगे? अनरजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर। अच्छा, जो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, बट अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। देखो, आपका नाम एक कंपनी के रजिस्टर पे लिखा हुआ है, आप ऐसे ही जाके नहीं बेच सकते, आपने किसी को दे दिया, कंपनी अब ऐसे अगर मार्केट में बिकने लग जाएगा रजिस्टर्ड डिवेंचर तो हर दूसरे दिन ट्रेडिंग होती है, हर दिन ट्रेडिंग हो रही है, तो कंपनी कहाँ तक चेंज करती रहेगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए जो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं इसके लिए प्रॉपर डीड बनाई जाती है, प्रॉपर अग्रीमेंट बनाया जाता है, कंपनी प्रॉपर नाम चेंज करती है। बट अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ये डिवेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप आराम से दिन में चाहे 10 डिवेंचर्स 10 अलग अलग आदमी को बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। रिडीमेबल, रिडीमेबल ये वही प्रेफरेंस शेयर जैसा ही है। सिक्स्थ इज इरेडीमेबल, और इनको हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल। देखिए, रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर्स वही हमने बोला, कंपनी क्या करेगी, आपको लिख के देगी आज से 10 साल बाद हम आपसे डिवेंचर्स वापस खरीद लेंगे और आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। दीज आर रिडीमेबल, कंपनी रिडीम कर लेगी इनको। रिडीमेबल नाम ही बताता है कि कंपनी बोलेगी जब तक हमारी कंपनी चल रही है हम आपको पैसा नहीं देंगे, जिस दिन हमारी कंपनी बंद होगी उस दिन ही हम आपको पैसा आपका वापस करेंगे। इनको क्या बोला जाता है? परपेचुअल। परपेचुअल का नाम, परपेचुअल का मतलब ही होता है कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट टाइम पीरियड। परपेचुअल का मीनिंग क्या हो गया? कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट टाइम पीरियड, जब तक हमारी कंपनी चलेगी, क्योंकि कंपनी का भी टाइम इंडेफिनिट है तो इसलिए इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि कंपनी इतने टाइम के बाद आपका पैसा रिटर्न करेगी। सेवेंथ इज कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वही हो गया, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया कि इतने टाइम के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने डिवेंचर्स को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वेदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर होता है।
बट इन डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, शेयर्स में। तो दीज आर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो ये थे हमारे 7 टाइप के डिवेंचर्स। तो कंपनी कैसा इशू करती है, आप कैसा खरीदते हैं, डिपेंड्स। तो आई गेस आपको ये सारे डिवेंचर्स क्लियर होंगे, इनके मीनिंग क्लियर होंगे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नोट्स इसके भी आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे, बस मीनिंग समझने की जरूरत है। नोट से आप अब अगर आप मेरे नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको एक एक चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप समझ एक बार जरूर चुके हैं एंड एक बार नोट्स देखेंगे तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब देखते हैं हम थोड़ा सा शेयर्स एंड डिवेंचर्स का डिफरेंस। देखिए, शेयर हमने पढ़ा था, शेयर किसका पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, और डिवेंचर्स लाइबिलिटी का पार्ट होता है। पहला तो यही आ गया, पार्ट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी पैसा रेज करती है तो वो शेयर्स भी इशू कर सकती है, डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो शेयर्स अगर वो इशू करेगी तो वो कैपिटल का पार्ट बनेंगे, डिवेंचर्स को इशू करेगी तो वो लाइबिलिटी का पार्ट बनेंगे। क्योंकि कैपिटल ओनर्स की होती है, इसलिए शेयर जो खरीदता है वो ओनर बनता है कंपनी का, और डिवेंचर जो खरीदता है वो कंपनी का कौन बनता है, क्रेडिटर बनता है। शेयर्स के ऊपर इन रिटर्न हम डिविडेंड पे करते हैं, बट डिवेंचर्स के ऊपर इन रिटर्न हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अच्छा, डिविडेंड हमने पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स होता है, इक्विटी शेयर्स का फिक्स नहीं होता। हम एक ग्रॉस टर्म लेके चल रहे हैं शेयर्स के लिए, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनका जो शेयर्स होता है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड वो कभी भी फिक्स नहीं होता, हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो डिविडेंड इज पेड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। इसका मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड पे होगा, बट डिवेंचर के साथ ऐसा नहीं है। जब आप बैंक से लोन लेते हो, क्लियर, जब आप बैंक से लोन ले रहे हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, बैंक को कोई फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली नॉट। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के पास आज पैसा है या नहीं है, आपको तो बैंक का इंटरेस्ट पे करना ही होता है ना। सेम वे डिबेंचर भी आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो जब इसका इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आपके पास जीरो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, तब भी आपको इसका इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, चाहे आपको इसके अपने असेट्स ही क्यों ना बेचने पड़े। तो इंटरेस्ट इज पेड even if there are no profits। अगर प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, जीरो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, तब भी आपको इसका तो पे करना ही पड़ेगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, डिवेंचर्स नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं, अगर आप इनका पैसा नहीं पे करते हो तो आपको अपने असेट्स बेचने पड़ते हैं। इसका मतलब डिवेंचर्स जब आप खरीदते हो तो यू हैव अ सिक्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब दे आर सिक्योर्ड, बट शेयर्स तो आप मालिक हो ना यार, अगर आपके पास पैसा नहीं बचा तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जब कंपनी बंद होगी, सारे असेट्स को बेचने के बाद जब आप लाइबिलिटीज को अपनी चुका दोगे, उसके बाद अगर आपके पास पैसा नहीं बचा, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको इनका पैसा देना ही पड़ेगा। अगर पैसा है उसमें पहले प्रेफरेंस का दिया जाएगा, फिर इक्विटी का दिया जाएगा, पर अगर पैसा ही नहीं है तो किसी का भी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इनके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती, ये थोड़े क्या, ये अनसिक्योर्ड ही होते हैं, ये अनसिक्योर्ड ही होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि शेयर्स हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं, इनके पास नो वोटिंग राइट्स, और नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ये कंपनी की मैनेजमेंट में भी नहीं हिस्सा ले सकते। इंटरेस्ट जब भी हम पे करते हैं, इनका जो डिविडेंड होता है उसका रेट कभी भी फिक्स नहीं होता। हम ये बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, बट इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब इसका जो रेट होता है ना इंटरेस्ट का, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, बट डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, और इनका इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड। इनका इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है।
तो बेसिकली यही इसका डिस्टिंक्शन था, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। हमने इक्विटी शेयर्स भी पढ़ लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ लिया है, और इसका हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा प्रॉपरली, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आगे आपको कहीं पे भी ये टर्म्स यूज होंगे तो आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग आई गेस बन चुकी होगी कि जब भी कभी आप टर्म सुनेंगे शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो आपको ये चीजें समझ आएंगी इन फ्यूचर। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख के इसका बेनिफिट ले सके। सो दिस इज विशाली अग्रवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। इतना ही था हमारे इस छोटे से टॉपिक के अंदर। आगे हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ने वाले हैं। सो उसको फर्दर क्लासेस में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। सो डू वेल, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।